नोटपैड प्लस प्लस में क्या है, ये है सिंपल एडिटर ही, बट ये थोड़ा सा एडवांस एडिटर है। एडवांस मतलब काफ़ी एडवांस है। जैसे अगर मेरे को डुप्लीकेट देखना है तो एक पे क्लिक करेंगे, कहीं और डुप्लीकेट है तो वो दिख जाता है। जैसे यहाँ पे हाईलाइट है तो डुप्लीकेट है। अ, थोड़ा इजी है, तो इसको जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना, वैसे वैसे नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ केस पता चलेगा। क्योंकि हम लोग को बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, तो स्क्रिप्ट में सिंटैक्स चेक करना वगैरह मैनुअल थोड़ा टफ होता है। तो नोटपैड प्लस प्लस में वो सिंटैक्स एरर, स्पेलिंग एरर, वो सारा इसमें दिख जाता है। इसलिए नोटपैड प्लस प्लस या तो एक एडिट प्लस आता है, तो एडिट प्लस के लिए लाइसेंस लगता है। बट नोटपैड प्लस प्लस जो है ओपन सोर्स है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। फिर SQL डेवलपर है, तो ये ओरेकल का ही अपना टूल है, जिसमें हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट एक अच्छा टेबुलर फॉर्म में वहाँ पे दिख जाता है। फिर हम लोग को डेटाबेस का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीबी इंस्टॉल करना भी देखेंगे और उस डीबी को अपग्रेड करना भी देखेंगे। इसलिए हम लोग एक वर्जन पुराना भी डाउनलोड करेंगे, यानी 12 CB डाउनलोड करेंगे और 19 CB डाउनलोड करेंगे। तो 19 C अपलोड हो गया है, ये 3.5 GB का था। 12 C अभी भी चल ही रहा है अपलोड में, ये लगता है आधे एक घंटे में हो जाएगा। तो ये दोनों भी एडिशनल डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और ये सारा उसी गूगल ड्राइव वाले लिंक में होगा जो पहले दिए थे। शेड्यूल जो रहेगा, वीकेंड में 7 से 9 का रहेगा। किसी किसी वीकेंड में हो सकता है अवेलेबल शायद ना रहे, क्योंकि अनप्लान कुछ कुछ एक्टिविटी आ जाता है बैंक में। तो किसी और दिन हम लोग मतलब आपसे डिस्कस करके जिस दिन आप लोग मैक्सिमम लोग अवेलेबल रहें उस टाइम में कर लेंगे। ठीक है। तो अगर मेरा इंट्रो दें, तो मेरे को आईटी फील्ड में 8 साल हो गया, जिसमें 7 साल मैं प्योर ओरेकल पे काम किया। तो ये है मेरा। ठीक है, तो चलिए डीबीए का रूल्स पे आते हैं। तो डीबीए का जो डोमेन है ना, ये मतलब काफ़ी क्रिटिकल डोमेन है। क्योंकि मेरा ही रेगुलर मॉनिटरिंग, मेरा ही रेगुलर का जो डे टू डे टास्क है, और डेली मेरा जो डीबी को हम जो मैनेज करते हैं, उन्हीं सारे चीज़ पे वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि वो कैसा काम करेगा। जैसे टाटा स्टील है, तो यहाँ पर अगर डीबीए कुछ भी अगर मिस कर देगा डेटाबेस में, अगर एक रिकॉर्ड भी इधर का उधर हो गया, तो पूरा का पूरा जो कॉइल मैन्युफैक्चर होकर निकलता है वो पूरा कॉइल बर्बाद हो जाएगा। तो एक छोटा सा गलती करोड़ों का नुकसान करा सकता है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल डोमेन है। इसमें हम लोग का बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट स्किल्स का मेरे को जरूरत होता है, जो धीरे धीरे हम लोग गेन करते हैं। हमारा एक गलती से काफ़ी ऊपर लेवल का प्रोडक्शन लॉस हो सकता है क्लाइंट का, और जिसका होगा क्या आउटकम, कि बहुत लंबा एस्केलेशन आता है, और वो एस्केलेशन बहुत ऊपर तक जाता है। तो डीबीए को काफ़ी सिंसियर होना पड़ता है, डिसिप्लिन होता ये होना होता है अपने काम को लेके। डीबीए का L1 लेवल पे ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, उसके पास 10 या 15 ही काम होगा, शेड्यूल काम। लेकिन वही 15 काम उसको बहुत अच्छे से करना होता है, उसमें कोई डेविएशन नहीं मांगता है कंपनी। डीबीए का काम क्या है, तो हम लोग डेटाबेस का ऑपरेशन सिर्फ देखते हैं, सिर्फ डेटाबेस का ऑपरेशन और कुछ नहीं। हमारा जो काम होता है कि मेरा डीबी हमेशा ऑनलाइन रहे और हमेशा अच्छे तरीके से काम करता है। और मेरे डीबी पे काम कौन करता है, तो डेवलपर लोग काम करते हैं, एप्लीकेशन टीम वाले काम करते हैं। वही लोग उस पर क्वेरी चलाते रहते हैं, डेटा देखते रहते हैं, डेटा मॉडिफाई करते रहते हैं, नया नया कोड रिलीज करते हैं। ये उनका काम है। हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन डीबीए को भी वो सारा चीज आना चाहिए जो एक डेवलपर कर पाता है। वो इसलिए, जैसे अगर हम एक डेस्कटॉप इंजीनियर हैं, तो मेरे को पता होना चाहिए कि एक यूजर अपने डेस्कटॉप पे क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है, उसको कैसे चला रहा है। क्योंकि अगर उसको हम खुला छूट दे देंगे, तो वो कुछ भी चलाएगा और बाद में कंप्लेन करेगा, नहीं नहीं मेरा लैपटॉप स्लो है, मेरा डेस्कटॉप स्लो है। इसीलिए डीबीए को आइडिया होना चाहिए कि डेवलपर क्या कोड चला रहा है, कैसा कोड लिख रहा है, ताकि हम उसको देखकर उसमें हम लूपहोल खोज सके कि नहीं आप ये कोड गलत लिखे हैं, आप ऐसा कोड इस डेटाबेस में नहीं चला सकते, आपके चलते बाकी लोग को प्रॉब्लम आएगा। तो डीबीए को उस लेवल का भी नॉलेज होना चाहिए। डेवलपर को तो सिर्फ अपनी फील्ड का होना चाहिए, लेकिन डीबीए को
अपना फील्ड का तो नॉलेज होना ही चाहिए, साथ ही साथ डेवलपर फील्ड का भी नॉलेज उसको रखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को डीबीए में दो पेपर पर पढ़ना पड़ता है। एक डीबी का एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा पेपर है, और एक सीक्वल फंडामेंटल्स जो डेवलपर का पेपर है। तो डीबीए को दोनों पढ़ना पड़ता है, जबकि डेवलपर सिर्फ अपना पेपर पढ़ता है, सीक्वल फंडामेंटल्स। अब जैसे जैसे डीबीए का एक्सपीरियंस होता है, उसी बेस पे मार्केट में डीबीए का अलग अलग कैटेगरी मिलता है। जैसे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग जो सबसे पहला जॉब लेंगे तो आप लोग उसमें फ्रेशर रहेंगे, तो आप लोग हो जाएंगे ट्रेनी डीबीए। बट ट्रेनी डीबीए भी कंप्लीट फ्रेशर नहीं लेता है कंपनी, प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए बंदा। तो वो लोग एंट्री लेवल डीबीए होते हैं, जो लोग 1 साल 2 साल काम करते हैं, फिर 2 3 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तब वो लोग L1 कैटेगरी में आ जाते हैं। और L1 में मोस्टली काम जो होता है वो मॉनिटरिंग का होता है, और डे टू डे टास्क का होता है। कुछ प्री डिफाइंड एसओपी बेस्ड काम होता है, जैसे इस चीज का प्रोसीजर बना हुआ है, स्टेप 1 यहाँ क्लिक करना है, स्टेप 2 ये क्लिक करना है, इस टाइप का उनको डॉक्यूमेंट मिला रहता है। उनको जस्ट वो फॉलो करना रहता है प्रोसीजर। ये लोगों का काम होता है। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाता है 5 से 10 साल वाले, तो वो लोग L2 हो जाते हैं, जैसे मैं अभी एक L2 हूँ। तो हम लोग के पास क्या काम आता है, हम लोग को ट्रबल शूटिंग और इम्प्लीमेंटेशन वाला टास्क हमको करना रहता है, मॉनिटरिंग हमारे पास नहीं रहता है। फिर L3 DBA जो 10 साल से ऊपर के बंदे होते हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, उनको टीम मैनेज करना रहता है, उनको आरसीए देना रहता है। L1, और L1 से जो भी कॉल एस्केलेट होता है वो L2 देख लेता है, L2 से जो कॉल एस्केलेट होता है वो L3 देखता है। फिर आते हैं लास्ट में SME। SME माने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। डीबी में अलग अलग कंपोनेंट है, और हर एक कंपोनेंट में इन डेप्थ नॉलेज रख पाना किसी का बस का बात नहीं है। तो डीबी में किसी खास खास कंपोनेंट पे जो जो बंदा लोग एक अचीवमेंट, मतलब वो लोग पा लेता है कि ये कंपोनेंट मेरा एकदम स्ट्रांग है, हम एक्सपर्ट है इसमें, तो वो लोग एसएमई बन जाते हैं। जैसे किसी का पैचिंग बहुत स्ट्रांग है, किसी का अपग्रेडेशन बहुत स्ट्रांग है, किसी का इंस्टॉलेशन बहुत स्ट्रांग है, किसी का परफॉर्मेंस ट्यूनिंग स्ट्रांग है, तो वो लोग उस डोमेन के एसएमई बन जाते हैं। तो इस लेवल पे ओरेकल डीबीए का करियर ऐसे ग्रो करता है। तो ये है। तो चलिए, हम लोग को अपना ये कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना है, अपना लैब सेटअप बनाना है। तो लैब सेटअप में सबसे पहला काम क्या है, VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर आई गेस आप लोग इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो VMware का सॉफ्टवेयर जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे ना, कुछ ऐसा आइकन आपको बना हुआ दिखेगा। इसको ओपन करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो मेरे यहाँ ना लेफ्ट में आपको बहुत सारा वर्चुअल मशीन दिख रहा होगा। आपको स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं दिखेगा, पूरा खाली रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये है, आपको VMware इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर एक OS हमको क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको शायद एक ये फाइल मैंने डाउनलोड करके दिया था, OEL 701 OS_BKP करके एक फाइल था। अगर वो आपका डाउनलोड हो गया है, इसको सिंपली यहाँ पे आप अनजिप कीजिए। फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अनजिप हो गया। इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक VMX फाइल मिलेगा। इसी VMX फाइल को मेरे को इस VM में अटैच करना रहता है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक VM यहाँ पे बना हुआ है।
तो आप जो इसको यहाँ जब यहाँ पे अटैच करेंगे कुछ ऐसा बना हुआ दिखेगा, तो इसको हम रीनेम कर दे रहे हैं ताकि एक हम नया बना सकें। इस फाइल को सिंपली 2 बार क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, लगता है मेरे पास ऑलरेडी AVM, इसलिए नहीं करने दे रहे हैं, इसको दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए ऐड हो गया। कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ आपको उसका कन्फिग्रेशन दिखेगा कि उसको कितना मेमोरी असाइन करना है, कितना प्रोसेसर असाइन करना है, हार्ड डिस्क स्टार्टिंग में कितना देना है। तो ये सारा देखिए पहले से डिफाइंड है, आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे करना नहीं है। नेटवर्क इंटरफेस कितना लगेगा, ये यहाँ पे पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो मेमोरी इसको हम बढ़ा देते हैं, 3 GB में ये काफ़ी स्लो चलेगा, तो कुछ करना नहीं है। जैसे अगर आपको इंक्रीज करना है रिसोर्स, तो जैसे ये मेमोरी दिख रहा है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इसका कन्फिग्रेशन खुलेगा। यहाँ पे 3 GB है, इसको एटलीस्ट 4 GB कर देते हैं या 5 GB कर देते हैं। इतना ही रैम, तो 6 के आसपास चलेगा। प्रोसेसर एक और ऐड कर देते हैं। 2 कोर हो गया। ठीक है, अब इस VM को स्टार्ट करेंगे, पावर ऑन करेंगे तो ये VM स्टार्ट होगा। इसको सिंपली अब आई कॉपी इट आप क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो ये आपको क्लिक करने के लिए बोलेगा। हम लोग जो काम वर्चुअल मशीन पे कर रहे हैं, ये सेम काम हम लोग अपना PC पे भी कर सकते हैं। हम लोग अपना विंडोज पे भी डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं, बट विंडोज पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि विंडोज पे अगर हम करेंगे तो मेरा अपना पर्सनल लैपटॉप को खराब करके उस पर एक्सपेरिमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मेरा PC पे इम्पैक्ट आएगा। ऐसे VM में क्या है कि कुछ भी होगा VM में होगा। कुछ गड़बड़ हुआ तो फट से यहाँ से VM को हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, मेरा PC पे कोई इम्पैक्ट नहीं। प्लस हम अपना लैपटॉप पे कितना भी VM बना सकते हैं। प्लस हम VM, सपोज मेरे पास विंडोज है PC, लेकिन हमको प्रैक्टिस लाइनक्स में करना है, तो मेरे को लाइनक्स अपना लैपटॉप पर डालने की जरूरत नहीं है, हम उसका VM क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग लिनक्स पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओरेकल डेटाबेस आपको 90% जगह में लाइनक्स या AX पे ही मिलेगा, विंडोज पे नहीं मिलेगा। इन सारे रीजन से हम लोग वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा लिनक्स में भी हैंड्स ऑन होता रहेगा। आप लोग कितना लोग अभी लिनक्स पे काम कर रहे हैं? रोहित तो लिनक्स पे काम कर रहा है। बाला भैया आपका क्या है? तो विंडो है। अच्छा, आप विंडोज पे ही काम किए हैं, लिनक्स पे कभी नहीं काम किए? मैं तो कुछ ज्यादा काम ही नहीं किया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अपने को ना क्या है ना, लिनक्स पे हैंड्स ऑन अच्छे से करना होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अगर आप लिनक्स पे काम करेंगे ना, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि वो पूरा ना कमांड पे काम करता है। हर चीज, कुछ भी देखने के लिए आपको उसका कमांड फायर करना पड़ता है। तो अगर आप लोग लिनक्स पे काम नहीं किए हैं तो लिनक्स पे काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
क्योंकि ओरेकल भी कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है और लाइनक्स भी कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है। तो जैसे ही वीएम बन जाएगा, आप लोग डे टू डे जैसे कुछ कुछ यहाँ पे हम लिख के दे देंगे, वो सब लिनक्स पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो वो आपका प्रैक्टिस बनता जाएगा। ये फर्स्ट टाइम में वीएम स्टार्ट होने में टाइम लेगा। ठीक है, ये मेरा लिनक्स बूट कर गया है। तो अभी चूंकि हम सर्वर का इंटरफेस देख रहे हैं, इसलिए मेरे को ग्राफिकल दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में ये जो वीएम है, ये तो डीबीए के पास रहेगा ही नहीं, ये रहेगा ओएस टीम के पास। तो ये इंटरफेस उन लोग को दिखेगा, हमको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, बट चूंकि यहाँ पर हम ही लोग ये सेटअप रेडी किए हैं, तो हम लोग को इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मेरे को उसका जरूरत पड़ेगा। तो रूट सुपर यूजर होता है लिनक्स में, जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वैसे ही लिनक्स में रूट नाम का एक यूजर होता है जिसको सारा परमिशन होता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एडमिन यूजर होता है। तो इसमें जो आपको जो वीएम मिला हुआ है, उसमें रूट का पासवर्ड स्मॉल में AKM है। इंटर करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अभी हम लोग को क्या करना है इसमें, अभी ये सर्वर जस्ट बूट हुआ है, इसमें हम लोग को इस सर्वर का आईपी देना होगा, आईपी एड्रेस, ताकि इस सर्वर को हम अपने विंडोज पीसी से बाहर से एक्सेस कर सकें। जैसे विंडोज में किसी दूसरे का विंडोज पीसी को रिमोट लेते हैं आरडीपी से या एमएसटीएससी से, वैसे ही लिनक्स को रिमोट लेने के लिए पुट्टी या मोबाइक्स यूज करते हैं, बट उसके लिए आईपी चाहिए सर्वर का। तो चलिए पहले हम लोग को आईपी सेटअप करना होगा। तो ये मेरा सर्वर है, इस पे सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे यहाँ पे नेटवर्क है। तो नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट दो अडेप्टर मेरे को दिख रहा है। एडेप्टर क्या होता है, एडेप्टर एक हार्डवेयर होता है, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप में कुछ भी डिवाइस अटैच है, डिस्प्ले, स्पीकर, कीबोर्ड। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता है कि वो क्या है, उसके लिए पर्टिकुलर एक ड्राइवर लगता है उस हार्डवेयर को समझने के लिए। वैसे ही इथरनेट का ये अडेप्टर है, जो सिर्फ नेटवर्क कनेक्टिविटी का सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके लिए इसमें दिख रहा है कि ये अडेप्टर है, बस ये कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हमको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इस पे प्लस करेंगे, प्रोफाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट श्योर शॉट होने के लिए वीएम पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए। यहाँ पे देखिए एडेप्टर का टाइप क्या दिया है, पहला एडेप्टर है होस्ट ओनली। ये एडेप्टर से क्या होगा, इस वीएम का मेरे लोकल पीसी पे कनेक्टिविटी बनेगा। अगर ये एडेप्टर नहीं रहेगा, तो हम इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पहला अडेप्टर। दूसरा अडेप्टर नेट है, नेट से क्या होगा, इस वीएम में इंटरनेट का एक्सेस होगा। ठीक है, इसलिए दो अडेप्टर इसमें ऐड किया गया। तो पहला वाला हमको दिख रहा है होस्ट ओनली है, यानी मेरे लैपटॉप से इसको कनेक्ट करवाना है, तो पहले मेरे को अपने लैपटॉप का सबनेट देखना होगा। ये मेरा लैपटॉप है, आईपी कॉन्फ़िग मारेंगे, तो मेरे को अपना सबनेट गेटवे वो दिख जाएगा। उसी क्लास में मेरे को इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये मेरा लैपटॉप का आईपी है, ये मेरा गेटवे है, सबनेट ये है। ठीक है, तो इसी कैटेगरी का सबनेट मेरे को इधर देना होगा। हम इसका नाम दे देते हैं लोकल ओनली।
इजिली पहचान में आएगा। ENS 36 का ही हम लोग सेटअप कर रहे हैं, तो पहला वाला मैक आईडी ले लेंगे। इस दोनों को खाली छोड़ना है। IP सेट करना है मैनुअल। IP 100 से शुरू था, आई गेस। हाँ, 100 0 95 सीरीज पे, तो इसी सीरीज पे रखना होगा। 100 0 95। हम एक रैंडम कुछ भी ले लेते हैं। 120 ले लेते हैं। नेटमास्क ये क्लास C IP है, तो क्लास C का सबनेट देते हैं। गेटवे नहीं भी देंगे तो चलेगा, उतना जरूरी नहीं है। ऐड। एक बार टेस्ट कर लेते हैं सेटअप सही से हुआ कि नहीं। कैसे होगा टेस्ट? तो विंडोज में एक पिंग नाम का कमांड है, ये देखने के लिए कि किसी कोई भी IP मेरे इस मशीन से एक्सेसिबल है कि नहीं। तो पिंग, और अभी जो हम लोग सर्वर का IP सेट किए उसको ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। तो दिख रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मतलब पिंग नहीं आ रहा है, टाइम आउट आ रहा है। तो एक बार एडेप्टर को रिस्टार्ट करके देखते हैं। ऑफ। भैया, पिंग का बाद -T का मतलब? टी का मतलब वो लूप में चलता रहेगा। अगर हम टी नहीं लगाएंगे ना। एक बार होके फिर रुक जाएगा? हाँ, तो वो 3 पैकेट भेजेगा, फिर वो छोड़ देगा। पहला पैकेट, दूसरा, तीसरा होगा, फिर एक ये छोड़ देगा। छोड़ दिया, ठीक है, सॉरी 4 भेजता है, ठीक है। लेकिन वही हम चाहते हैं कि नहीं, कंटिन्यू मेरे को देखना है, तो -T लगा देंगे तो ये कंटिन्यू पैकेट भेजता रहेगा। तो अगर हम कोई चीज़ अगर ट्रबल शूट कर रहे हैं तो वहाँ मेरे को -T लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरा इशू ठीक हुआ नहीं है, हमको कंटिन्यूअस चाहिए उसका आउटपुट। ठीक है। तो चलो ओके। आईपी हम लोग सेट किए, बट हुआ नहीं। कोई बात नहीं, दूसरा एडेप्टर मेरा भी बाकी है। हम दूसरा एडेप्टर को इनेबल करते हैं। ये क्या था? ये नेट था। नेट का मैक ये है। इसको भी मैनुअल कॉन्फ़िगर करना है। इसको ले जाते हैं 95। 120 था, इसको 121 कर देते हैं। भैया, ये जो एड्रेस है, क्या इसको हम पूरा अपने तरीका से लिख सकते हैं, या जो सीरियल सीक्वेंस चलता है आगे से शुरू से उसको कंटिन्यू करना पड़ता है? यहाँ तक तो मेंटेन करना पड़ता है। देखो, नेटवर्किंग का बेसिक क्या है, हर IP का अपना एक क्लास होता है। ठीक। हम्म। जैसे जो IP का जो क्लास होता है वो 4 टाइप का होता है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास T, ठीक है। जिसमें क्लास A का IP कुछ ऐसा होता है, मतलब 10 होगा, और इसके बाद से ही मेरा चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्लास B में क्या होगा, ये 2 फिक्स रहेगा, और लास्ट का 2 चेंज होगा। क्लास C में क्या होगा, 3 फिक्स होगा। सॉरी, बता दिए क्या? हाँ ठीक है, ऐसा रहेगा। क्लास D का हम भूल गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा रहता है। तो मेरे को क्या होता है ना, जैसे, हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, क्लास A का IP जो होता है वो क्लास B से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उसी तरीके से क्लास B का जो IP है वो क्लास C से नहीं कर सकता, क्योंकि सबका सबनेट अलग अलग है। अगर वही क्लास A का अगर हम सबनेट देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्लास B का देखेंगे तो सबनेट कुछ ऐसा दिखेगा। क्लास C का देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और क्लास T का ऐसा दिखता है। ठीक है। तो सबनेट सबका अलग अलग है, तो एक सबनेट दूसरे सबनेट से बात नहीं कर सकता है। इसीलिए हमको IP का रेंज एक जैसा रखना पड़ता है। ये रीजन है, इसीलिए हम देखो 3 तक इक्वल मैच किए हैं, 100.0.95। इसके बाद तुम कुछ भी दे दो, 255, 1 से लेकर 255 तुम्हारे पास जगह है। जो भी नंबर अवेलेबल है वो नंबर हम लोग अलोकेट कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक बट ये नेटवर्क का चीज है, हमको इसके बारे में उतना नॉलेज होना जरूरी भी नहीं है, ये मेरा काम है भी नहीं, है ना। ये हम लोग को कंपनीज में नेटवर्क टीम ऑलरेडी करके देता है ना। तो बस बेसिक आइडिया हम लोग को होना चाहिए। ये सब में डिफाइन कर दिए। गेटवे फिर से जरूरी नहीं है तो 0 0 कर दिए। एडेप्टर को रिस्टार्ट कर लेते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। 120 तो नहीं आ रहा था, 121 ट्राई करते हैं, ये आ जाना चाहिए। 121 भी नहीं आ रहा है। IP कॉन्फ़िग 100.95.5 डिफॉल्ट गेटवे 255, ठीक है, तो गेटवे पे जाके देखते हैं। एडेप्टर चालू नहीं हो रहा है। एक्टिवेशन एडेप्टर फेल्ड, क्यों फेल हो गया। IP तो सही से सेट हुआ है, नेट मास्क भी ठीक उठाया है, गेटवे पे वैसे फेल हो गया। ये भैया, क्या चीज। हेलो। हेलो। तो 100 वाला क्यों 92 करके ना पाई? 100, अच्छा वो 192। हाँ। मेरे पास ना 1 से लेकर 255 तक का ऑप्शन रहता है। हम लोग उस बीच का कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि चूंकि ये नेटवर्किंग का पार्ट है तो उतना स्ट्रांग नहीं है मेरा भी। ठीक है, कोई नहीं, इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। इसको डिसेबल कर देते हैं, इसको लिंक लोकल कर देते हैं, इससे भी काम बन जाएगा। इस लिंक लोकल करेंगे तो इससे प्रॉब्लम ये है, हम जो चाहेंगे IP देना वो IP ये नहीं लेगा, ये अपने हिसाब से कोई भी IP ले लेगा। अभी तक नहीं लिया है। ये देखो ये वाला IP है, तो हमको इस IP से करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसमिट फेल आ रहा है, तो पुट्टी से ट्राई करते हैं।
मीठा पसंद अचीवेबल दे रहा है। ओके, काफी रिलीज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, उसको बाद में देखते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। कोई नहीं, इससे भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये मेरा लिनक्स है। कुछ ऐसा टर्मिनल पे हम लोग को काम करना रहता है। ऐसा इंटरफेस रहता है, कमांड लाइन का इंटरफेस। पुट्टी पे भी जब हम लेंगे तो ऐसा ही कमांड लाइन इंटरफेस रहेगा। तो इसी में हम लोग को यूज टू होना पड़ेगा। जैसे विंडोज है तो दिस पीसी में दिख जाता है, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है। 1 मिनट बचा है, ठीक है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना है। ये 40 मिनट का सेशन रहता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को सी ड्राइव, ई ड्राइव या डी ड्राइव वैसा अगर देखना है तो लिनक्स में वैसा ड्राइव नहीं होता। लिनक्स में फाइल सिस्टम होता है, या उसको माउंट पॉइंट बोलते हैं। उसको कैसे देखते हैं? df-h कमांड से देखते हैं। इंटर मारेंगे तो जैसे विंडोज में सी ड्राइव, ई ड्राइव दिखता है, वैसे ये राइट साइड में जो माउंट पॉइंट है, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये लिनक्स का ड्राइव है। तो जैसे ये स्लैश डेव एक ड्राइव है जिसका साइज है 2.8 GB, यूज हुआ है 0, अवेलेबल है इतना, यूज परसेंटेज है इतना। इसमें ऐसा दिखता है। इसमें अलग अलग माउंट पॉइंट है, ये सारा हमारा काम का नहीं है। इसमें हमारा डीबी का एक ही माउंट पॉइंट है, वो है स्लैश। वो भी स्लैश पूरा नहीं है। स्लैश समझिए विंडोज की भाषा में सी ड्राइव है। इसके अंदर कोई कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी स्टोर कर सकता है। तो हमारा डीबी जो सेटअप होगा, हम लोग इसी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग अपना डीबी इंस्टॉल करेंगे। तो माउंट पॉइंट कैसे देखते हैं? df-h से देखते हैं, तो सारा माउंट पॉइंट का डिटेल दिखेगा, किसका कितना साइज है और किसमें कितना जगह खाली है। अगर किसी स्पेसिफिक माउंट पॉइंट का देखना है